Hello everyone, welcome to our channel, Legal Mind Map. So in this video, we are going to cover copyright infringement and remedies. ये जो हमारा टॉपिक है ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। इसके अंदर हम मीनिंग के साथ सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये जो सारे टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम सबसे पहले समझेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हम एक ऐसे काम को ओनर की परमिशन के बिना यूज करते हैं जो काम कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट होता है, यानी कि किसी ऑथर की, फॉर एग्जांपल किसी ऑथर की बुक है जो कॉपीराइट एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, उस ऑथर के कुछ राइट्स है जो प्रोटेक्टेड है, और हम उसकी परमिशन के बिना उसकी बुक को यूज कर रहे हैं या फिर उसकी बुक की कुछ चीजों को चेंज कर रहे हैं या उसे सेल कर रहे हैं पब्लिकली या व्हाटसोएवर वी आर डूइंग विदाउट हिज परमिशन, और वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि हमें अलाउड नहीं है करनी। कॉपीराइट मतलब ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो सिर्फ कॉपीराइट एक्ट के अंडर कवर होती है और उस ऑथर के पास ही राइट है सिर्फ उन चीजों को करने का। तो उसको हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में काउंट करेंगे कि हम उस ऑथर की जो राइट्स है उसको वायलेट कर रहे हैं। हम जो कॉपीराइट एक्ट के जो राइट्स है उसके अंदर गिवन है वो हम वायलेट कर रहे हैं। ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हैपेंस व्हेन समवन यूजेस पार्ट्स और द होल ऑफ अ कॉपीराइट वर्क विदाउट परमिशन। किसी कॉपीराइट वर्क के बिना मतलब ओनर की परमिशन के बिना हम उसके काम को यूज कर रहे हैं। जैसे कि कॉपी करना हो गया, शेयर करना हो गया, यूज करना हो गया उसके काम को। ठीक है। जो राइट सिर्फ ओनर के पास है वो चीज हम कर रहे हैं उसकी ओनर की परमिशन के बिना, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, इफ समवन कॉपीज अ सॉन्ग, अगर कोई किसी ने सॉन्ग को कॉपी किया या किसी पेंटिंग को सेल कर दिया है और वो भी ओनर की परमिशन के बिना, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा। या फिर इफ समवन अलाउज अदर टू यूज देयर प्लेस लाइक द शॉप और वेबसाइट टू सेल और शेयर कॉपीराइट स्टफ इलीगली, या फिर किसी ने कोई मतलब कोई एक, जैसे मैंने एक वेबसाइट दे दी है, जैसे कि आप इस वेबसाइट पे कॉपीराइट स्टफ जो है ना वो आप शेयर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो वो भी क्या है, मैंने ऐसे परमिशन, इनडायरेक्टली परमिशन दे के लोगों को लेट करके कि आप इजीली ये काम आसानी से कर सकते हो, तो वो भी इलीगल हो जाता है, वो भी इन्फ्रिंजमेंट के अंदर ही आ जाता है। बिकॉज इनडायरेक्टली मैं उनकी हेल्प ही कर रही हूँ कि वो जो कॉपीराइट स्टफ है उसको मूव कर पा रहे हैं इधर से उधर, तो बिटवीन मैं एक मिडिल मैन होकर उनकी हेल्प कर रही हूँ। इवन इफ समवन ब्रिंग्स इन कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, अगर कॉपीराइट वर्क की कॉपीज लेकर आया कोई, वो भी दूसरी कंट्री से विदाउट परमिशन, वो भी बिना परमिशन के उसे सेल कर रहा है यहाँ दूसरी कंट्री में, सो वो भी इन्फ्रिंजमेंट के अंदर ही आ जाता है। तो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दे दिए, आपको समझ आ गया होगा कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है। लेट्स मूव फर्दर। इन्फ्रिंजमेंट की बात करते हैं अब हम। ये एक टाइप का इन्फ्रिंजमेंट है जिसका मीनिंग है कि हम कॉपीराइट रूल्स को डायरेक्टली ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। जैसे किसी का भी काम कॉपी कर रहे हैं, उसकी कॉपी विदाउट परमिशन, जैसे कि किसी का सॉन्ग है कॉपी किया है, या फिर कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है उस ओनर की कंसेंट के बिना हमने कॉपी कर लिया है, तो उसे भी हम प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में काउंट करेंगे कि हम डायरेक्टली जो है वो रूल्स कॉपीराइट के ब्रेक कर रहे हैं। देन शेयरिंग विदाउट परमिशन, किसी भी का भी काम जो कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्टेड है उसको आप शेयर कर रहे हो उसकी परमिशन के बिना, तो वो भी हमारा डायरेक्टली उसमें आ जाएगा कि प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। तो यू कैन रीड दिस, मैं इस फटाफट आपको समझा रही हूँ, आप वीडियो रोक के इस सबको रीड कर सकते हो। देन परफॉर्मिंग विदाउट अ लाइसेंस, अगर कोई भी पर्सन, जैसे कोई कॉपीराइट म्यूजिक है, कोई शो है, कोई मूवी है, वो पब्लिक में बिना कोई अप्रोप्रिएट लाइसेंस के परफॉर्म करता है, मतलब कि शो करता है, डिस्प्ले करता है, तो क्या कहते हैं, ये भी एक प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, वो इन इंडिया प्ले सॉन्ग विदाउट हैविंग अ प्रॉपर परमिशन, इट्स ब्रेकिंग द रूल, तो वो रूल्स ब्रेक करने में आ जाता है, वो भी इंडा मतलब डायरेक्ट यानी कि प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो कॉपीराइट के, हेल्प कर रहे हो इनफैक्ट रूल्स ब्रेक करने में, बट नॉट डायरेक्टली। पहले हमने जो प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट पढ़ा था दैट वाज डायरेक्ट, एंड दिस टाइम इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग समवन टू ब्रेक द रूल्स ऑफ कॉपीराइट। तो इसमें आता है जैसे कि एनकरेजिंग अदर्स, लोगों को एनकरेज करना कि कॉपीराइट रूल्स को ब्रेक करो। जैसे कि कोई वेबसाइट है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो एनकरेज कर रही है पीपल को कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, तो वो भी इनडायरेक्टली रूल्स ब्रेक करना ही हो गया, एंड यू आर हेल्पिंग देम, यू आर गिविंग देम दैट प्लेटफॉर्म। So it's basically you are also the part of helping people in breaking the copyright rules. Then providing tools for infringement, टूल्स देना, कंट्रीब्यूशन देना बेसिकली, या किसी कोई तरीके से तरीका बताना, रास्ता दे देना कि आप कर सकते हो कॉपीराइट, इस तरीके से चीजें ले सकते हो। व्हेन समवन गिव्स अदर टूल्स टू सर्विस टू हेल्प द ब्रेक कॉपीराइट रूल्स, इट्स कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट। जैसे कि एक वेबसाइट है, वो अलाउ करती है यूजर को कि आप कॉपीराइट स्टफ इधर शेयर कर सकते हो बिना किसी परमिशन के, तो वो भी एक तरीके से कंट्रीब्यूशन हो गया कॉपीराइट वायलेशन का। देन बेनिफिटिंग फ्रॉम अदर रूल्स ब्रेकिंग, अब इसमें आ जाता है वाइकेरियस इन्फ्रिंजमेंट, हैपेंस व्हेन समवन बेनिफिट्स फ्रॉम अदर पीपल। अब इसमें जैसे कि कोई ऑनलाइन स्टोर है इंडिया के अंदर, ठीक है, और वो लेट कर रहा है, यानी कि लोगों को फेक प्रोडक्ट्स या फिर फेक प्रोडक्ट सेल करने दे रहा है और उससे मनी बनाने दे रहा है,
तो वो भी क्या आ जाता है, कॉपीराइट रूल्स में आ जाता है इनडायरेक्टली, कि आप अगर मतलब वो स्टोर जो है वो अलाउ कर रहा है सबसे बड़ी बात तो वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म देना हो गया, टूल देना हो गया, या आप जो भी कह सकते हो। और जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो इलीगली कर रहे हैं, उससे आपको भी फायदा हो रहा है, आप भी उससे प्रॉफिट गेन कर रहे हो, तो आप भी उसी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन में आ जाते हो। तो इट इज वाइकेरियस, या आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो एक तरीके से। अब आ जाता है केस लो हमारा। इन केस ऑफ हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड वर्सेस मैजिक कुक अप्लायंसेस 2011, इस केस में क्या हुआ था कि हॉकिंस जो है उन्होंने स्यू किया था मैजिक कुक को, क्योंकि वो हॉकिंस का कहना था कि यूजिंग कि उनके जो कॉपीराइटेड लेबल्स है ना और उनकी कुक बुक्स है, वो मैजिक कुक अप्लायंसेस ने उनकी परमिशन के बिना कॉपी की है। ठीक है, उनके डिजाइन हो गए, उनके लोगोज हो गए, उनके लिटरेरी वर्क हो गया, वो सब मैजिक कुक अप्लायंसेस ने कॉपी किया है। तो इस केस में क्या बताया गया था कि उनका ये राइट प्रोटेक्टेड था। सो द की लेसन, और तो इसमें क्या था कि की लेसन हमें क्या मिला था, दैट कॉपीराइट प्रोटेक्शन डजंट जस्ट कवर रिटन बुक्स। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन सिर्फ रिटन बुक्स कवर नहीं करता या सिर्फ सॉन्ग्स कवर नहीं करता, वो डिजाइन, लोगोज और कुछ और भी क्रिएटिव वर्क होते हैं जिसको वो कवर कर रहा है। So small and medium-sized enterprises should be cautioned not to copy or imitate the intellectual property of well-known brands. It's important to respect the rights of other and avoid using their creations without proper permissions or authorizations. तो ये आपको समझ आ गया होगा एज एन एग्जांपल ये केस लॉ। So now let's discuss civil remedies for copyright infringement. तो civil remedies जो है वो कवर है अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। तो अलग अलग टाइप की सिविल रेमेडीज है, जैसे इनमें से एक है इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शंस। सो इसके अंदर क्या होता है कि ना हमें ना टेम्परेरी ऑर्डर पास हो जाता है कोर्ट की तरफ से कि हाँ कोई कुछ गलत कर रहा है, किसी के राइट वायलेट्स कर रहा है कॉपीराइट, तो उसको रोकने के लिए उसी टाइम पे उसी जगह पे कि वो जो भी कर रहा है वो वहीं रुक जाए, मतलब कि उस चीज को आगे ना बढ़ाए। ठीक है, अंटिल द फुल केस इज हर्ड, जब तक पूरा केस नहीं सुनता, यानी कोर्ट अपना जब तक डिसीजन नहीं देती तब तक। अब इसमें तीन चीजों की जरूरत होती है। पहली, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, देयर मस्ट बी गुड चांस ऑफ विनिंग द केस, कि एक अच्छा चांस होना चाहिए केस विनिंग का, तब जाके इंटरलोकेटरी इंजंक्शंस अप्लाई होते हैं। सेकंड, कि केस फेवर में होना चाहिए जिसने केस किया है उसके, जिसने स्यू किया है, यानी कि और मतलब कि केस स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड, कि द हार्म कॉज्ड बाय नॉट गिविंग द इंजंक्शन मस्ट बी बिग, कि कोर्ट को ये बिलीव हो कि हमें इंजंक्शन अभी की अभी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उस पर्सन को नहीं रोका जो इलीगली कुछ कर रहा है, तो अगर कोर्ट के डिसीजन उस पर्सन के अगेंस्ट होता है और जिसने केस किया उसके फेवर में होता है, तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट ये इंजंक्शन नहीं देती है तो बहुत बड़ा हार्म और हो जाएगा, मतलब कि वो तब तक पर्सन काफी हार्म कर चुका होगा जिसका जो कॉपीराइट एक्ट जिसका वो वायलेट कर रहा है उसका। तो इसलिए और ऐसा जो कि उस हार्म को भरा नहीं जा सकता, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है ये इंजंक्शन देती है इंटरलोकेटरी की, अभी के लिए आप रुक जाओ, जब तक केस पूरा नहीं होता हम डिसाइड नहीं करते कौन सही है कौन गलत है, आप तब तक रुक जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि अगर कोई सेल कर रहा है पायरेटेड डीवीडीज किसी मूवी की, तो मूवी कंपनी उसके ऊपर केस कर देगी। सो वो इंटरलोकेटरी इंजंक्शन मांगेगी कोर्ट से, और कोर्ट को किस लिए मांगेगी, कि वो स्टॉप करने के लिए, कि आप पहले पूरा केस, कोर्ट दे भी देगी कि पूरा केस खत्म होने तक वो पर्सन आगे वो डीवीडी सेल नहीं कर सकता, जब तक कुछ प्रूफ नहीं हो जाता कि वो पर्सन गलत है या मूवी कंपनी सही है, ऐसा कुछ। ऑलराइट, नाउ लेट्स कवर पेक्यूनियरी डैमेजेस। पेक्यूनियरी डैमेजेस, कॉपीराइट ओनर कैन आल्सो आस्क मनी, ये डैमेजेस के बदले मनी भी मांग सकता है कॉपीराइट ओनर्स। तो देयर आर थ्री थ्री टाइप्स। पहला होता है काउंट ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ है इंफ्रिंजमेंट करने पर एक पर्सन को, तो वो ओनर को पैसे देगा। दिस मीन्स ओनर कैन आस्क फॉर मनी मेड फ्रॉम इंफ्रिंजमेंट, की किसी पर्सन ने फॉर एग्जाम्पल मूवी कंपनी की वो जो पायरेटेड डीवीडीज थी वो सेल कर रहा था, तो अब मूवी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, कि वो मूवी कंपनी जो है अब कहेगी कि अब हमारा जो नुकसान हुआ है आपने जो किया है जितनी भी उससे मतलब जो प्रॉफिट कमाया है वो हमें दे दो, अगर आप वो कर रहा है, हम आपसे वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं। देन कंपनसेटरी डैमेजेस, की जो भी लॉस हुआ है उसके उसकी भरपाई, उसकी कंपनसेशन, उसके बदले पैसे। ठीक है, देन कन्वर्जन डैमेजेस, दिस इज मनी बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द आइटम इन्वॉल्व इन द इन्फ्रिंजमेंट। जैसे कि समवन कॉपीज अ बुक, अगर कोई पर्सन बुक कॉपी कर रहा है और उसे सेल कर रहा है ओनर की परमिशन के बिना, यानी ऑथर की परमिशन के बिना, तो ऑथर जो है पैसे मांग सकता है, उससे कंपनसेशन मांग सकता है फॉर द लॉस सेल्स, जो भी सेल हुआ है कि मतलब आपने इतना मेरा नुकसान कर दिया है। अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंटन पिलर ऑर्डर। एन एंटन पिलर ऑर्डर एक स्पेशल टाइप का कोर्ट ऑर्डर है जो कि किस केस से आया था, एंटन पिलर एजी वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सो इस ऑर्डर की भी थ्री पार्ट्स हैं।
पहला है, इट स्टॉप्स द डिफेंडेंट फ्रॉम गेटिंग रिड, या मतलब ये डिफेंडेंट को वहीं पे रोक देता है और कुछ भी मतलब इलीगल आगे काम करने से, ठीक है, या फिर उस काम को आगे इलीगल गुड्स को यूज करने से। सेकंड है कि ये प्लेंटिफ का जो लॉयर है उसको अलाउ करता है कि वो जाके डिफेंडेंट की जगह पे सर्च करे उसके ही खिलाफ एविडेंस। थर्ड, इट मेक्स द डिफेंडेंट टेल द नेम, कि डिफेंडेंट को इसके अंदर ना मतलब मजबूर कर देते हैं कि डिफेंडेंट बता सकता है, कि वो नेम बता सकता है, एड्रेस बता सकता है, कि जैसे कि दे गॉट द गुड्स, की उसे कहाँ से गुड्स मिले थे या फिर उसने कहाँ पे उस गुड्स को बेचा है, या फिर उसे भी किसी और ने दियो दीज थिंग्स। जैसे कि एग्जांपल है कि ना समवन इज अक्यूज्ड ऑफ मेकिंग काउंटरफेट गुड्स, यानी कॉपी बना दी, किसी को आरोप लगाए किसी के ऊपर कि उसने ना कॉपी बनाई है गुड्स की, फेक गुड्स बनाया है, या तो द कोर्ट माइट इशू एन एंटन ऑर्डर टू स्टॉप देम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस। तो कोर्ट ये ऑर्डर पास कर देगी और उससे क्या होगा, एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा वो पर्सन डिफेंडेंट, एंड लेट द प्लेंटिफ लॉयर को सर्च करने की परमिशन दे देगी उसके प्रेमाइसेस में। देन कम्स Marble injunction. A Marble injunction is used by the court when it suspects that the defendant might try to avoid or delay. ये इंजंक्शन तब यूज होता है, कोर्ट तब यूज करती है जब डिफेंडेंट जो है ना किसी केस में कोशिश करता है कि डिले हो जाए डिसीजन या फिर अवॉइड हो जाए, जितना हो सके कोर्ट के डिसीजन को डिले हो जाए। तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना कोर्ट वो सीज कर लेती है कि कीप, उसे कहती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी रखो, ठीक है, या तो अपनी थोड़ी मतलब जो भी कोर्ट चाहती है जितनी प्रॉपर्टी, या फिर कोर्ट कहती है कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी कोर्ट के कंट्रोल में रख दो। ठीक है, इससे क्या होता है कि ना कोर्ट के पास ऑलरेडी इनफ एसेट्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं कि कोर्ट के डिसीजन तक सेटिस्फाई करने के लिए, कि वो बाद में अगर कोई डैमेजेस कवर करने हो, डिफेंडेंट गलत निकल आता है या कुछ भी होता है, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी सेल करके या कुछ ना कुछ कंपनसेशन देके जो पार्टी जिसने सू किया है, जो ओनर है जिसका नुकसान हुआ है, वो भरपाई कर सकती है। देन कम्स नॉर्विच का फार्मल ऑर्डर फार्मिकल ऑर्डर, हाँ। A Norwich Pharmacal Order is issued when information is needed from someone, जब किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि उस केस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये क्या हेल्प करता है, अनकवरिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। केस के अंदर दो पार्टीज है, ए और बी, और अब ये जो नॉर्विच ऑर्डर है, सी पार्टी है जो इस केस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, बट वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो सी पार्टी इज द थर्ड पार्टी, और इससे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो तो कोर्ट ये ऑर्डर अप्लाई कर सकता है। अब सिविल रेमेडीज हो चुकी है हमारी, तो लेट्स डिस्कस द क्रिमिनल रेमेडीज अंडर सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। देयर आर क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर कॉपीराइट। कुछ क्रिमिनल पेनल्टीज है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की, कि कोई ब्रेक करता है कॉपीराइट लॉस को तो उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई गिल्टी फाउंड होता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में, तो वो पर्सन प्रिजन यानी कि जेल भेज दिया जाएगा एटलीस्ट 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए कम से कम, और उसे उस पे फाइन भी लगेगा कम से कम 50,000 रुपीज का। और इफ दे आर कॉट अ सेकेंड टाइम, अगर वो पर्सन जो है सेकेंड टाइम पकड़ा जाता है दोबारा वही सेम चीज करते हुए, देन द पनिशमेंट गेट हार्शर, और पनिशमेंट और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है उसके लिए, हार्श हो सकती है। सो दे कैन बी सेंड टू प्रिजन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए उसे जेल भेजा जा सकता है, और 1 लाख रुपीज तक का उसके ऊपर फाइन लग सकता है। ठीक है, इफ समवन नोइंगली यूजेस इलीगल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलीगल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है जानबूझकर, तो उस पर्सन को जेल जाना पड़ सकता है एटलीस्ट 7 days एंड फाइन एटलीस्ट 50,000 रुपीज। क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स की होती है और जो कि 3 years तक एक्सटेंड हो सकती है। फाइन 50 रुपीज का लगेगा जो कि 2 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। Then search and seizure. The police can search and take away any copyright goods. उसके पास कोई भी copyright goods मिलेगा पुलिस की जांच के दौरान, यानी सर्च करेगी पुलिस तब, तो वो सीज हो जाएगा। एंड इन्वॉल्व जो जो भी इन्फ्रिंजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी कॉपीराइट ऐसा है कि इसने इसी को इन्फ्रिंज किया है, वो चीजें। देन डिलीवर ऑफ गुड्स, द गुड्स दैट वर इलीगली कॉपीड, जो गुड्स इलीगली कॉपीड हुए हैं उसे वापस दे दिया जाएगा कॉपीराइट ऑनर को, उस कॉपीराइट ऑनर के पास वापस उस गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई पर्सन बार बार कॉपीराइट लॉज को ब्रेक कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट होगी, मतलब उसकी मिनिमम पनिशमेंट बढ़कर 1 साल हो जाएगी प्रिजन में, और उसका फाइन 1 लाख रुपीज हो जाएगा। ये हम अभी ऊपर भी कवर कर चुके हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में। ठीक है, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मतलब हाउ द मैक्सिमम पनिशमेंट रिमेन्स द सेम एज फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। मैक्सिमम पनिशमेंट सेम ही रहेगी फर्स्ट ऑफेंस जितनी फर्स्ट ऑफेंस की थी उतनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज कॉट सेलिंग पायरेटेड डीवीडीज दे कुड बी सेंट टू जेल, वो पर्सन जेल जा सकता है एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए और 50,000 रुपीज का उसके ऊपर फाइन लग सकता है। ठीक है,
और अगर दोबारा वो ये सेम चीज करता है बाहर निकलने के बाद, तो पनिशमेंट और भी ज्यादा हार्श हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज पे। एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज इन्वॉल्व टेकिंग एक्शन थ्रू रजिस्ट्रार, यानी कि जब कोई कॉपीराइट जहां से रजिस्टर किया गया है वहीं से एक्शन लिया जाता है, उसी के थ्रू एक्शन लिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई चीज बाहर से आ रही है, ताकि ताकि वो रजिस्ट्रार वहीं पे एक्शन ले ले और स्टॉप कर दे उसका इम्पोर्ट। कोई भी इलीगल चीज है ऐसी जो कॉपीराइट के अंदर कवर होती है और ओनर की परमिशन के बिना बाहर से इम्पोर्ट हो रही है और वो लोगों में सेल की जा रही है, तो वहां पे क्या होगा, वो कॉपीराइट के अंडर वो मतलब गलत है। सो दिस हैपेंस व्हेन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अकर्स थ्रू इंपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज दैट बिलोंग्स टू कॉपीराइट ओनर। तो उस केस में क्या होता है, रजिस्ट्रार वो है डिलीवरी को सीज कर देता है वहीं पर ही और रोक देता है उसे लोगों के बीच आने से। जैसे कि इफ समवन्स ट्राई टू ब्रिंग फेक डीवीडीज, कोई फेक डीवीडीज लेके आना चाहता है मूवी की, वो भी दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर, तो जो कॉपीराइट ओनर है कैन आस्क द रजिस्ट्रार, कॉपीराइट ओनर रजिस्ट्रार को कह देगा कि ये डीवीडीज को इंडिया में एंटर करने से स्टॉप करो, इन्हें वहीं सीज कर दो, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट एक्ट एंड दे कैन नॉट यूज देम विदाउट माई परमिशन। देन कम्स इंजंक्शन, द मेन सॉल्यूशन सॉट इन मोस्ट कॉपीराइट केसेस। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब मेन सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्यूशन है जो कॉपीराइट केसेस में सबसे पहले लिया जाता है, दैट इज इंजंक्शन। यानी कि टू स्टॉप टेम्परेरी, जब तक केस पूरा नहीं होता वहीं उस चीज को रोक देना। ठीक है, कोई चीज का सेल होना, कोई चीज की कॉपीज बनना, तो वो वहीं रुक जाती है जब तक वो केस पूरा नहीं होता, ताकि जो कॉपीराइट ओनर है उसको और ज्यादा नुकसान ना हो। विच इज कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप द डिफेंडेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू डू दैट एक्ट। ठीक है, इन्फ्राइंज ऑन कॉपीराइट। द लॉ रिगार्डिंग इन्फ्रेंचमेंट इज फाउंड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना, इन्फ्रेंचमेंट के लिए जो लॉज है वो मिल जाएंगे आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में। एग्जाम्पल है, अगर कोई इलीगली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बुक की कॉपीज, तो ऑथर वो कोर्ट के पास जाएगा और वो इंजंक्शन मांगेगा, और तो कोर्ट उसे इंजंक्शन ग्रांट कर देगी, और इसका मतलब क्या है कि वो वहीं पे डिफेंडेंट को रोक देगी, डिफेंडेंट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा उस बुक की कॉपीज बनाना या फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। Now let's discuss this case law, RG Anand versus MS Dulux Films and Others 1978। इसके अंदर क्या हुआ था, द अपीलेंट RG आनंद ड्रॉट अ प्ले, इन्होंने एक प्ले लिखा था हम हिंदुस्तानी। ठीक है, 1953 के अंदर, जो काफी पॉपुलर हो गया था क्योंकि उसे परफॉर्म किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर 1954 में, और उसके बाद कैलकाटा में भी 1954, 1955 एंड 1956 में। सो आनंद जो थे वो चाहते थे कि वो जो उनका प्ले है वो मूवी के अंदर टर्न हो जाए, एक मूवी बनाई जाए उनके प्ले की सेम स्टोरी पे, एंड डिस्कस उन्होंने किया था रिस्पोंडेंट के साथ जो इस केस के हैं, MS ड्यूलिक्स फिल्म्स प्रोडक्ट मतलब फिल्म्स एंड अदर्स। सो जो फिल्म प्रोडक्शन जो फर्म थी उनके साथ उन्होंने डिस्कस किया था, बट जो थी आई थिंक इनकी बात बनी नहीं थी या जो भी था। सो जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने एंड अप किया प्रोड्यूसिंग अ मूवी, उन्होंने बाद में एक मूवी बनाई जिसका नाम था न्यू दिल्ली इन 1956। सो आनंद बिलीव कि जो उनका जो प्ले है ना उसी से आइडिया लिया गया है उस मूवी का, मतलब उनके प्ले को ही मतलब उन्होंने डिस्कस भी किया, बट आनंद को वो क्रेडिट नहीं मिला और वो जो उनकी परमिशन के बिना वो मूवी बना दी गई उनकी स्टोरी सुनकर। ठीक है, सो आनंद टुक दिस मैटर टू कोर्ट कि उनका कॉपीराइट इन्फ्रेंचमेंट मतलब क्लेमिंग फॉर कॉपीराइट इन्फ्रेंचमेंट। तो इशू क्या था कि एक्चुअली इस मूवी ने कॉपीराइट इन्फ्रेंचमेंट किया है या नहीं आनंद के प्ले का, जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी। तो जजमेंट आई थी कोर्ट की कि नहीं, कोर्ट उस टाइम पे द कोर्ट वाज लेड बाय जस्टिस फजाल अली। तो उन्होंने रूल किया था, उन्होंने रिस्पोंडेंट के फेवर में एक डिसीजन लिया था कि नहीं, बिकॉज जो इंग्रेडिएंट्स वो ढूंढ रहे हैं कॉपीराइट इन्फ्रेंचमेंट की मूवी के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर, वो उन्हें नहीं मिले। यानी कि वाइल बोथ द प्लेस, जो प्ले था और जो मूवी थी, उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो सिमिलर थे काफी, मतलब कि जो प्रोविंशियलिज्म का, यानी कि द वे पीपल आर लिविंग और जो आउटरीच सोच होती है उसके ऊपर। बट जो भी इंग्रेडिएंट्स जो एलिमेंट्स यानी कि जो बता सकते थे कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, वो सिमिलर नहीं थी प्ले के और मूवी के, वो चीजें सिमिलर नहीं थी। ठीक है, सच एज इश्यूज रिलेटेड टू डाउरी एंड लीजिंग ऑफ आउट हाउसेज। The court emphasizes that copyright protection does not extend to general concept. कोर्ट ने ये emphasize किया, इस बात के ऊपर जोर डाला कि जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं आ सकती। ऐसे आप फॉर एग्जांपल, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये डाउरी है, अब डाउरी के ऊपर बहुत सारी मूवी बनी है, अब ये तो नहीं कह सकते एक मूवी डाउरी पे बना दी कि आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है, बिकॉज दोनों की स्टोरी लाइन डिफरेंट होनी चाहिए। अब डाउरी इज अ कॉन्सेप्ट, तो मूवीज कितनी भी बन सकती है उसके ऊपर, उसके ऊपर बुक भी कितनी भी लिखी जा सकती है।
While there may be similarities between the play and the movie, they were not identical. वो similarities कोर्ट को दिखी नहीं जिससे वो copyright infringement माने. तो इसमें respondent जो है वो केस जीत गए थे. So court concluded that there was no copyright infringement and Anand's claim was dismissed. So this much in this video. I hope आपको वीडियो समझ आया होगा. Please don't forget to comment. अपने doubts comment कीजिए. कोई आपको suggestion देना comment box में please दीजिए. And please don't forget to subscribe. मैं देख पा रही हूँ रेशो के अंदर जो जितने भी most of the people are not subscribing the channel. We are taking a lot of effort in making the video. So please don't forget to subscribe, like and share our video. Thank you so much.